हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 मार्च 2024 को चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम और इसी के चलते बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड की ताकि आपको लाभ मिल सके। उसी सीरीज में आज हम जानेंगे एनसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन। एनसीएफ आपके परीक्षा का आधार बिंदु हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने। देखिए, एनसीएफ 2005 की बात, 2023 की बात, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जो एनसीएफ पर बेस्ड, और भविष्य में कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये देखने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एनसीएफ की गाइडिंग प्रिंसिपल से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं। यानी आपको यदि एनसीएफ 2005 की बात की जाए तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल मिलेंगे, 5 दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक सिद्धांत मिलेंगे जो टीचर या हम कहें हमारे जितने भी अध्यापन कार्य में व्यक्ति शामिल हैं उनके। यहां पर हमें ध्यान रखना है शिक्षा को कैसा बनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू यानी गाइडिंग प्रिंसिपल, दिशा निर्देश। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक नहीं है। यानी 5 थे, 5 में से 3 इसमें शामिल है, एक नहीं है। इसी क्वेश्चन में से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आप ये भी जान जाएंगे कि वो कौन से। देखिए, अगर आप पांचों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एक वीडियो है हमारी, उसको जाके देख सकते हैं। अब हमारा पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। यानी जो हमारा स्कूली जीवन है और बाहरी जीवन, इसमें एक जुड़ाव पैदा करना। क्या ये गाइडिंग प्रिंसिपल था? बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे इसमें शामिल होता है गाइडिंग प्रिंसिपल में, दिशा निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। शिक्षा को अधिक लचीला बनाना, यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है उसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, ये इसमें शामिल था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक, यानी रटने को फैसिलिटेट करना, रोट मेथड को सुविधाजनक बनाना, ये इसके गाइडिंग प्रिंसिपल में शामिल नहीं होता। और यही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा, यही सही उत्तर होगा। देखिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय हमें बच्चे के समग्र विकास पे ध्यान देना चाहिए, ये शामिल था। यानी पहला, दूसरा और चौथा ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आते हैं, ये हमारे किसमें, मार्ग निर्देशक सिद्धांतों में शामिल होते हैं, लेकिन रटने को सुविधाजनक बनाना इसमें शामिल नहीं है। तो इसीलिए यहां पर नहीं पूछा था, तो ये इसमें शामिल नहीं होता। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसमें से हमें ध्यान रखना है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल ठीक बात है। एंड मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। आगे, लर्निंग शुड फैसिलिटेट द रोट मेथड, ये हमें ध्यान रखना है, ये इसका सही उत्तर इसलिए है क्योंकि ये गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है और यही पूछा है, नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल। तो ये हमारा क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। जबकि एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, तो ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल था। ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, एक नहीं था। अब आपने ये जान लिया कि उन 5 दिशा निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, आया है हमारे उन 5 दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक सिद्धांतों में से, लेकिन यहां पर ऑप्शन अब की बार क्या है, हमारे अलग है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें वो 5 प्रिंसिपल का पता चल जाए तो कहीं से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं उन ऑप्शंस को जो हमारे उसमें फिट नहीं बैठते। जैसे यहां पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। अब की बार आपको वो बताना है जो उन 5 में शामिल था। तो इनमें से ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये शामिल था, बिल्कुल ठीक बात है, ये शामिल था। इसके अलावा द्वितीय भाषा सीखना, देखिए ये जो बाकी के ऑप्शन है हो सकता है किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में फिट हो या हम कहें वहां पर सही भी ठहराई जाए, जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या और दूसरी बातों में, जैसे कक्षा में बहुभाषा होना चाहिए, दूसरी भाषाओं को सम्मान दे। लेकिन 5 निर्देशक सिद्धांतों की जब बात करते हैं तो उसमें ये फिट नहीं बैठते। जैसे यहां पर दृष्टिकोण को बदलना, उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना, ये इस गाइडिंग प्रिंसिपल में नहीं है। इनमें से एक ही यहां पर था, और वो कौन सा, हमारा पहला। तो राइट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट बन जाएगा। इंग्लिश में हम देखें, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन फ्रेमवर्क इज। तो इसमें यदि हम बात करें कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड दिस, ये हमारा सही उत्तर बनेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है जी, ये क्या है, राइट। लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, चेंजिंग द आउटलुक, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हायर एजुकेशन,
ये हमारे इसमें सही उत्तर नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और एनसीएफ पर बेस्ड DSSB में। एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशक सिद्धांत नहीं है, यानी यहां पर कौन सा एक नहीं है, वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन इस बार भी क्या है, अलग है। जैसे ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यहां पर यह बिल्कुल ठीक बात है, यानी कौन सा नहीं है ये बताना, ये तो शामिल था। दोहराव शिक्षण से हटना, ये भी शामिल था, यानी हर ऑप्शन से आप जान रहे हैं कौन सा उसमें शामिल है, कौन सा नहीं। यानी ज्ञान को बाहर जोड़ना है, ये भी ठीक बात है। दोहराव शिक्षण से, रोट लर्निंग से दूर होना है, ये भी ठीक बात है। विद्यार्थियों में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना, देखिए हम यदि NEP 2020 की बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में FLN की जब बात करें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करें, ये बात बिल्कुल ठीक है, जमती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये ठीक नहीं है। इसके अलावा परीक्षा लोचदार यानी फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन हमारी जो भी सिस्टम है वो हो, ये बात भी ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे किस में शामिल होती है, एनसीएफ के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में। एक नहीं है, वो नहीं है ये, और इसीलिए यहां पर पूछा है कौन सा एक नहीं है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आगे हम इसमें जाने, देखें ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन यानी विच वाज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एनसीएफ 2005, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ठीक है। आगे शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग, यानी उससे रोट लर्निंग रटने से दूर हटना, ठीक बात है। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये भी ठीक बात, लेकिन यहां पर राइट आंसर नोट पूछा है तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी इंक्रीजिंग अर्थमेटिक कंपिटेंसी। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर बना वो सी बना। क्यों बना, 5 दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं, पांचों में यदि हल्की फुल्की हम बात करें, जैसे हमारी स्कूली शिक्षा को बाहर के जीवन से जोड़ना है, परीक्षाओं को हमें बनाना है, या इसके अलावा हम बात करें बच्चे का समग्र विकास करना, उसके अलावा हम बात करें कि वहां पर राष्ट्रीय चिंताएं बच्चों में समावेशित करनी है, और यहां पर हमें रटने से दूर हटना है। ये 5 क्या है, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल। इन 5 को जान ले बस, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया जो हमारा पेडागोजी, देखिए इस पर मैंने एक क्लास ली है जिसमें आप जान सकते हैं कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट आपको क्यों ना मिले, उसमें से हमें उनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो है चिन्ह मिल जाते हैं जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए इस बड़ी सी स्टेटमेंट से यहां पर जानेंगे कि कैसे हमने इसमें आइडिया लगाया कि ये सही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर, यानी आपको बताना है एक समावेशी कक्ष के बारे में कौन सी हो सकती है जहां पर क्या हो, असेसमेंट आर रिपीटेड, देखिए रिपीटेड एंड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव मिनिमम ग्रेड्स, यानी हम उसको बार बार रिपीट करें, यानी बच्चे का आकलन बार बार करें जब तक कि वो मिनिमम ग्रेड प्राप्त नहीं करता। एंड टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब्ड बुक, यानी उन्हीं बुक्स को पढ़ाए जो प्रिस्क्राइब की गई हैं। एंड देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, यानी जितनी समस्याएं वो समाधान करें, ये ठीक हो सकता है। एंड टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर, यानी यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा वो डी है, और यही राइट आंसर होगा। यानी बच्चों को यहां पर अनेक यहां पर मीनिंगफुल एक्सपीरियंस प्रदान करना, रचनात्मकता भरना, ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। बाकी में हमें वो पॉजिटिविटी नजर नहीं आई, तो हमें ध्यान रखना है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक कि प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना करे, ये नहीं होगा हमारा इसमें। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों को ही पढ़ाते हैं, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि हमें बताना समावेशी कक्ष। देखिए समावेशी, जब समावेशी की बात करते हैं ना तो उसमें ध्यान रखना है विविधताओं को शामिल करना, डाइवर्सिटी को लेकर आना। इसके अलावा हम बात करें समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय, अब सक्रिय भागीदारिता पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन इस समावेशी के संदर्भ में सक्रिय भागीदारिता से काम नहीं चलेगा, बल्कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक, यानी मान लो क्लास में 50 बच्चे, 50 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनके अनुसार वहां पर अनेक गतिविधियों को शामिल करें, विविध अनुभव को शामिल करें, तब जाकर हम कहेंगे कि वो समावेशी कक्षा का एक बेहतर नमूना है, बेहतर एग्जाम्पल है। इसलिए हमने यहां से अपने इस आंसर को निकाल लिया। चलिए, तो डी यहां पर क्या होने वाला है, हमारा राइट आंसर बनने वाला है, ये नहीं होंगे। हालांकि देखिए सक्रिय भागीदारिता पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्वेश्चन भी तो देखना है ना, क्या है समावेशी। अगर यहां पर सीखने की बात होती कि सीखने की कौन सी अच्छी विधि हो सकती है, तो हम कह सकते हैं जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, वो अलग बात है।
आगे बात करते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय। अधिगमकर्ता यानी लर्नर सेंट्रिक आपको अप्रोच बतानी है। लर्नर सेंट्रिक मेथड कौन सा हो सकता है, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक, अब देखिए अधिगमकर्ता लर्नर सेंट्रिक है तो शिक्षक मुख्यकर्ता कैसे हो सकता है, ये नहीं बनेगा ऑप्शन। दूसरा, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना, एक बार सभी पे नजर जरूर डालने, हो सकता है उससे भी बेहतर विकल्प आपको मिल जाए। आगे कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना है, यहां पर ये दोनों मुझे नहीं जमती। देखिए अगर वो अधिगमकर्ता के लिए हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो पैसिव लर्नर हो जाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, बल्कि उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना है परंपरागत व्याख्यात्मक जो हमारे लेक्चर मेथड है इस तरह से चलते नहीं। यहां पर ये बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्यों कि यहां पर अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास उसको, और यहां पर ध्यान ये रखना थोरनडाइक का एक उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि यानी सीखने के लिए तैयार ना हो, रेडीनेस ना हो। ये जो हमने वहां पर थोरनडाइक के 3 प्रिंसिपल्स जाने, लॉ ऑफ जिसमें हम रेडीनेस की बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पर रेडीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए प्राणी सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे सीखेगा? आप घोड़े को पानी के पास तो लेके जा सकते हैं, पिला थोड़ी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। आगे जी इसमें बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। अब ये बार बार हम बात कर चुके हैं, अब जितनी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने हमेशा ये बात कही है कि अब टीचर का वो रोल नहीं है जैसे पहले होता था, बिल्कुल श्रेष्ठ सम्मान जहां पर वो अपने वहां पर गाइड के तौर पे जाना जाता था, वो निर्देश करता होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो सुविधा करता, यानी यहां पर फैसिलिटेटर की भूमिका है उसकी। अब तो फैसिलिटेटर है टीचर, ये हमें ध्यान रखना है। और यहां से अनेक क्वेश्चन, यानी फैसिलिटेटिव, अब क्या रोल है उसका, फैसिलिटेटिव है, सुविधा करता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी फैसिलिटेटर या फैसिलिटेटिव। हाँ जी आगे बात करते हैं। देखिए इस तरह की जो बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं क्योंकि इनके उत्तर इसी में छिपे हैं। ये थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लेंगे, लेकिन आपको तुरंत जो है वहां पर हिंट दे देंगे या तुरंत जो है अपने में से ही आपको इशारा करेंगे कि हाँ मैं सही उत्तर हूं। जैसे यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, समावेशन, फिर से मैं बात कर रहा हूं, अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पूरा टॉपिक है, और आज हमने 2 टॉपिक इसमें मुख्य तौर पे शामिल किए। एक तो जो हमारी समावेशी शिक्षा है और दूसरा एनसीएफ, ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जैसे यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, आपको लगता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि एनसीएफ ये बात कहता है। और इसके अलावा अगर हम जितने भी मॉडल्स पढ़ें वो सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता है यदि उसके अनुसार उसको वातावरण दे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बच्चा या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीख नहीं सकते, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है यदि उसके अनुसार हम वहां पर पहल करें। तो यहां पर ये इसका आंसर नहीं बनेगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा। देखिए हमें समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करने वाली स्टेटमेंट बतानी है, और समावेशन वही होता है जहां पर एक ही छत के नीचे विविध बच्चों को शामिल करें। यानी यह एक दर्शन, ये एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय, जो हमारे रेगुलर स्कूल जो हमारे चल रहे हैं नियमित विद्यालय, उस प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात, पॉजिटिव। लेकिन फिर से हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह एक दर्शन की विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, नो ये नहीं होगा। यहां आगे यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलग तो करना ही नहीं है, सेपरेट ग्रुप नहीं बनाने। मैंने बार बार कहा कि बच्चों का क्लासिफिकेशन नहीं करना है, हमने पहले करके देख लिया, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई। अब ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर यह क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन, तो आपको बताना था कि हमारे समावेशी को सबसे बेहतर तरीके से कौन सी स्टेटमेंट दर्शाती है। यानी यहां पर बी हमारा जो अभी राइट आंसर निकल के आया है वही होगा। इट इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। तभी तो क्या निकल के आएगा हमारा इंक्लूजन यानी समावेशन।
तो यहां पर बी राइट आंसर होगा, बाकी जो है उसकी पुष्टि नहीं करते। जैसे यहां पर इट इज द फिलोसफी दैट स्पेशल चिल्ड्रन आर ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड, नो, यहां इट इज द बिलीफ दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल, तो ये हमारे राइट आंसर नहीं बनेंगे। आगे फिर से एक क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आप सभी को पता है कि सीबीएसई, अब ये हमें ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या, कई बार ऐसे बिल्कुल सरल से क्वेश्चन पूछ लेता है और ओवर कॉन्फिडेंस में हम रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करते हैं, ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। अब देखिए हमें यह ध्यान रखना है कि अब जो हमारी, जैसे मैंने एनसीएफ की जो महत्वपूर्ण की टर्म्स बताई, एक वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि जो की टर्म्स है उसमें मैंने कहा कि कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है, इंडिविजुअल कंपटीशन कम करना है, और उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। यहां पर यह कहते हैं कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार क्या है? आज हम चाहते हैं कि सामूहिक गतिविधियां हो, बच्चों में कॉपरेशन बढ़े, जो इंडिविजुअल कंपटीशन बढ़ रहा है प्रत्येक क्षेत्र में जनरलाइज्ड हो रहा है। आज मैं सिर्फ स्कूल में कंपटीशन नहीं कर रहा, ध्यान रखें। दर्शन क्या कहता है? दर्शन ये कहता है कि आज हम बच्चे को किसी एक क्षेत्र में कंपटीशन सिखा रहे हैं, बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो प्रत्येक क्षेत्र में उसका वो वहां पर कंपटीशन फैल जाएगा। जब वो वहां किसी जॉब में जाएगा, जब किसी से बातचीत कर रहा होगा, जब किसी सिचुएशन में होगा, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेगा, सहयोग का लक्षण नहीं दिखाएगा। लेकिन हमें किसकी तरफ लेके जाना है? सहयोग की तरफ। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना, यानी हमें ध्यान रखना है व्यक्तिगत जो हमारी प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके जो नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है उनसे उबरना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बिल्कुल यहां पर एग्जैक्ट मैंने बात की कि अगर मान लो हम यहां पर इस तरह का दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, आज क्लास में जो कंपटीशन, आप क्या सोचते हैं कि हमारा जो तैयारी करने का समय और उसमें हमने जो कंपटीशन देखा बस वही समाप्त हो जाएगा? नहीं, इस दृष्टिकोण से जब हम उस जॉब में जाएंगे तो वहां भी ये चीज हमारे में दिखा। आज आप देखिए कि व्यक्ति जो है सिर्फ तैयारी करके जो भी नहीं पाता उसके बाद भी मैं श्रेष्ठ में, और वहां पर कॉपरेशन जीरो है। आज बहुत सारी स्कूली शिक्षा हमारी फेल होती जा रही है, उसका मुख्य कारण है लैक ऑफ कॉपरेशन, सहयोगात्मक शिक्षण नहीं है। प्रत्येक टीचर चाहता है कि क्लास में मेरी पहचान हो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सभी बच्चे मेरी पूजा करें, सभी बच्चे जो है मुझे उचित ठहराएं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए ये हमारा एक सहयोगात्मक प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात करें, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए ऐसा किया नहीं। सामूहिक गतिविधियां इसलिए नहीं है कि टीचर का कार्य सरल हो। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधि के लिए पर्याप्त समय नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये दोनों बातें, गतिविधियों का ढांचागत लागत को कम करना, लागत कम करना इसका उद्देश्य नहीं यहां पर। ये यानी जब आप देखेंगे इसको, सीबीएसई प्रेस्क्राइब ग्रुप एक्टिविटी, और क्यों उसने ग्रुप एक्टिविटीज को प्रेस्क्राइब किया, यानी यहां पर वो कहना चाहता है टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंपटीशन विच में जनरलाइज्ड अक्रॉस लर्निंग, जो संपूर्ण उसके सीखने पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनसे उबरना, उनसे बनना। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बात करें, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां, आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर बच्चा सीखते दौरान गलतियां करता है तो उसके कई मायने हो, जैसे बच्चा क्या और कैसे सीख रहा है। अगर वो गलतियां करता है तो अपने निर्देशन में चेंज करिए, बच्चे के बैठने के स्थान को चेंज करिए। जैसे मान लो एक बच्चा पीछे बैठा है और मैं बोल रहा हूं और लगातार वो गलत लिखता जा रहा है, लिख रहा है बच्चा लेकिन गलत, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को ऊंचा सुनता है। एक बच्चा पीछे बैठा है और बार बार जो है बोर्ड को देखकर लिख रहा है लेकिन लिखना उसका गलत हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को स्पष्ट दिखाई ना देता हो। इसके अलावा वहां पर अनेक कारण हो सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस आना चाहिए। नहीं, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उसके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। नहीं, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़े कर देना चाहिए। नहीं, ये जो हमारी बातें हैं आपके सिस्टम में लागू नहीं होती। हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर बच्चे में अनेक परिवर्तन, आपने किया भी होगा, आपने देखा भी होगा कि जब वहां पर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे तो टीचर आपका स्थान बदल देते थे, इंस्ट्रक्शन का मीडियम बदल देते थे, या वहां पर दूसरे तरीके, एक मेथड से नहीं हो पा रहा दूसरे मेथड से समझाना शुरू कर देते थे। तो लगातार यदि गलतियां करता है तो हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसकी शिकायत कर दें,
ऐसा नहीं है कि वहां पर कक्षा से बाहर खड़ा कर दें। अरे जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं और सीखने के दौरान गलतियां कर रहे हैं तो बाहर खड़ा करने पर कौन सा ठीक कर देगा वो? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो अगर मैं अभी मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं और कार्य को बीच में छोड़ दूं, छोड़ने से वो लर्निंग नहीं आएगी। इंस्ट्रक्शन देनी है लेकिन दूसरे तरीके। इसके बाद आगे हम देखें, यानी इफ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक्स एरर ड्यूरिंग द क्लास, ए टीचर शुड मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1-2 यानी कक्षा 2 तक, यानी कक्षा 1 और 2 तक गृह कार्य यानी जो होमवर्क है उसकी अनुशंसा नहीं। यानी एक चीज स्पष्ट हुई कि जो हमारा एनसीएफ है उसमें क्लास 2 तक यानी क्लास 2 तक हमारा कोई होमवर्क नहीं, कोई गृह कार्य नहीं है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे का गृह कार्य की अनुशंसा वो करता है, उसकी रिकमेंडेशन है। यानी द एनसीएफ 2005 हैज रिकमेंडेड नो होमवर्क अप टू क्लास 2 एंड हाउ मेनी आवर्स ए वीक एज फ्रॉम क्लास 3। यानी यहां कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितना कार्य दिया जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा क्लास 1 क्लास 2 तक कोई होमवर्क नहीं है और 3rd से लेकर 4th 5th की बात करें तो यहां पर प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे यहां पर देना है। तो यहां पर ये बी हमारा राइट आंसर होगा, 2 आवर्स। थोड़ा सा मैं आपको और एडवांस इसमें लेके चलता हूं। देखिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा 1-2 में नहीं देना है, लेकिन यदि आप मेरे से पूछते हैं जी चलिए 3, 4, 5 नहीं दे, 6, 7, 8 पे कितना दे, तो यहां पर ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपके लिए रामबाण हो सकता है। कुल गृह कार्य एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एनसीएफ ये कहता है कि यहां पर प्राथमिक कक्षा जो हमारी कक्षा 1 और 2 है, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं देना, कोई होमवर्क नहीं हो। कक्षा 3, 4, 5 की बात करें तो यहां कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति सप्ताह देना है और यही राइट आंसर था, 2 घंटे प्रति सप्ताह। वहीं पे बात करें उच्च प्राथमिक स्कूल 6, 7, 8 कक्षा 6, 7, 8 में 1 घंटा प्रतिदिन देना है, यानी 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह कार्य देना है। 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह या प्रत्येक घंटा 1 दिन। माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी 9, 10, 11, 12 की बात करें 2 घंटे प्रतिदिन। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना गृह कार्य दे देते हैं कि बच्चा वहां पर बिल्कुल बोरियत महसूस करता है और उसकी व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम उसके पास नहीं बचता। आगे इसमें हम बात करें यानी प्राइमरी नो होमवर्क। आगे बात करें यहां एंड 2 आवर्स ए वीक फ्रॉम क्लास 3 यानी तीसरी क्लास से 2 घंटे प्रति सप्ताह। मिडिल स्कूल की बात करें 1 आवर ए डे एंड सेकेंडरी की बात करें यहाँ 2 आवर्स ए डे, यानी यहाँ पर टोटल सप्ताह का निकालते हैं तो 10 से 12 घंटे होना चाहिए। आगे बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के आधार के बारे में बताना है आपको कि जो हमारा चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें आपको बताना है कि कौन सी यहां पर स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है ABCD, कौन सी ठीक ठहराई जा सकती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। दूसरा, बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। बालकों में व्यक्तिगत अंतर है और सभी बालक बराबर है। देखिए यहां पर यदि बाल केंद्रित शिक्षा की मैं बात करता हूं तो वो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। और बाल केंद्रित शिक्षा इस बात का प्रमाण करती है, आधार जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका आधार जो बनता है ना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे के लिए हम एक जैसी शिक्षा, एक जैसा असेसमेंट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल डिफरेंस। यही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। तो कहते हैं कि हम सब में क्या है, भिन्नताएं, और भिन्नताएं हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका सम्मान। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन CCE की बात करें कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जहां चिल्ड्रन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होगी, राइट आंसर बनेगी, सही उत्तर बनेगी सी। यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल, नहीं, सभी बराबर नहीं है, ये कभी इसका आधार बन ही नहीं सकता। एंड चिल्ड्रन नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, एंड नहीं, ये भी नहीं, ये इसका आधार नहीं। चिल्ड्रन हैव ए राइट टू डिसाइड अबाउट एजुकेशन, नहीं, ये CCE का एग्जाम्पल नहीं, ये है हमारा, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करें अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को किसके आधार पर ठीक ठहराया जा सकता है, यानी प्रत्येक बच्चे को अलग कार्य, कक्षा है, अब कक्षा में सभी बच्चों को समान कार्य देने की बजाय उनकी वहां पर एबिलिटी के अनुसार कार्य देना चाहिए, क्षमताओं के अनुसार कार्य बांट देने चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विद्यार्थियों में विभिन्नता पसंद है, विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है, यह कार्य की नकल को रोकता है।
विद्यार्थियों व्यक्तियों में व्यक्तिगत अंतर है, इससे किसी प्रकार के न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, अलग अलग जो कार्य दिए हैं हमने वो इसलिए दिए हैं क्योंकि विद्यार्थियों में क्या है, इंडिविजुअल, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसलिए प्रत्येक लर्नर जो भी हमारी कक्षा में मौजूद है, जो भी सीखने वाला है, उसको अलग अलग जो है वहां पर टास्क मिलने चाहिए, कार्य मिलने चाहिए। ये हमारा क्या बनेगा, इसमें सही उत्तर बनेगा। यानी असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, बिल्कुल ठीक बनेगी, राइट आंसर बनेगा हमारा, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग। आगे बात करते हैं विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए विद्यालय को, स्कूल को किस लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, इंडिविजुअल। देखिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चा क्या है, विशेष है, स्पेशल है आपके लिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो बिल्कुल आप समझे कि नहीं ये नहीं कर सकता, इसमें वो क्षमता नहीं, प्रत्येक बच्चा विशेष है। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उसको विशेष बनाती है, लेकिन उसी के अनुसार यदि हम उसको कार्य देते हैं तो उस विशेषता के हमें दर्शन होते हैं, वरना नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई कम करना, यानी उनके डिफरेंसेस को कम करना, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करना नहीं। कक्षा में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना उनको समाप्त मत। आप ये मत सोचना कि सर मैं एक ऐसा माहौल बना दूंगा सभी बराबर हो जाएंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आप उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता से चूक रहे हैं, आप उसको समान मत करिए। आप सोचें मैं समस्त पृथ्वी को एक जैसा करना चाहूँ, कोई रस नहीं। इसलिए हमें बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ स्वीकार करना है, उन्हीं के साथ जो है उनमें क्रिएटिविटी, रचनात्मक भरनी है, उसी के अनुसार हमें उसको कार्य देना है। तो यहां पर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य नहीं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विविधताओं को पूरा। यानी मैं इसलिए यहां पर वहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करता हूं क्योंकि प्रत्येक बच्चा यूनिक है, बिल्कुल अलग है, दूसरों से भिन्नताएं रखता है। तो यहां पर यह हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इसलिए हमें स्कूलों में क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, प्रत्येक बच्चा विशेष है। यानी स्कूल शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, यानी प्रत्येक बच्चा क्या है, विशेष है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, नहीं, ये नहीं करना है। आगे इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, समान करना, अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न, नहीं, यहां पर क्या है, विशिष्टता के दर्शन उसमें करना। इसके बाद यदि हम देखें शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षार्थियों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इनको यहां पर विद्यालय किस प्रकार जो है सहयोग उपलब्ध करा सकता है। इनको संबोधित करने के लिए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, बिल्कुल ठीक बात है कि यहां पर चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का पालन करें और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा है तो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो राइट बात है बिल्कुल। आगे बात करें शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करना। देखिए फिर से कह रहा हूं मैं, समाप्त नहीं करना है, उसी रूप में स्वीकार करना है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में, मैंने कहा इंक्लूजन का सेटअप है, इंक्लूजन का जमाना है, अलग विद्यालयों में नहीं भेजना। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या नहीं, समान स्तर की यदि हमने लागू की तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान नहीं किया, चूक गए हम उससे। इसलिए ध्यान ये रखना है कि यहां पर अनेक अवसर उसको देने हैं सीखने के, और यहां पर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का अर्थ है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा। आगे इसमें बात करें व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन ए स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड यहां पर राइट आंसर हमारा ए बना था, फॉलो ए चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहां पर ये नहीं बनेगा अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो नहीं करना। रेफर स्लो लर्नर टू स्पेशल स्कूल, ये नहीं। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, ये हमारे राइट आंसर नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए ये राइट आंसर बनेगा। इसके बाद जी बात करते हैं एनसीएफ 2005 की संस्कृति के अनुसार यहां पर लघु उत्तर वाले यानी शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो कितने प्रतिशत जो है प्रश्न हमारे होने चाहिए। अगर मैं 2005 की बात करता हूं और इसमें यदि शॉर्ट आंसर टाइप की बात करता हूं, लघु उत्तर की बात करता हूं, यानी परसेंटेज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो हमारे 25 से 40% थे। इसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, एनसीएफ पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है यहां पर, उसमें 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि हमें परीक्षा में पर्चा ऐसा बनाना, पेपर ऐसा बनाना है जो 90% वहां पर अपीयर बच्चे जिसको समझ सके, यानी जिनको
उसके बारे में पता हो। और हमें ध्यान रखना है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप जो है 25 से 40% रखे जाए, समय समय पर परीक्षाएं आयोजित करें। ये 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उस पर भार कम करने के लिए संस्तुति दी गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितने % जो है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, तो राइट आंसर बनेगा 25 से 40%। इसको और गहनता से पढ़ें आप, तभी आपके बहुत सारे यहाँ पर आंसर होंगे। आगे बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, यानी खालिस्तान का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था वो हमारा सामाजिक रचनावाद के लिए था। सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यदि यहां पर हमें ध्यान रखना है 3 व्यक्तियों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिनमें से एक व्यक्ति है जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने ये बताया कि हमें रचनावाद की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं पर जीन पियाजे अपने कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर आते हैं और वाइगोस्ट की अपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और यहां पर एक और व्यक्ति है, ये आपको तय करना है कि वो व्यक्ति कौन है जो इंडिविजुअल और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों की बात करता है। तो यहां पर मैंने बात की है कि यहां पर जो एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है, यदि पर्यावरण अध्ययन उसका आधार है और इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, तो वो क्या है हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावाद। ये हमें ध्यान में रखना है कि सामाजिक रचनावाद यानी यहां पर सही से यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये सामाजिक रचनावादी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की यहां पर बात की जाती है। आगे फिर से पूछे एनसीएफ 2005 का मुख्यतः वो किस पर आधारित है? एनसीएफ आपका किस बात पर आधारित है? तो वो हमारा देखिए व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद, संरचना यानी रचनावाद यहां पर राइट आंसर बनेगा। रचनावाद पर, रचनावाद क्यों कहा? वो है कंस्ट्रक्टिविज्म पर, यानी प्रत्येक बच्चे में रचना भरना, प्रत्येक बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करना, इस पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। बार बार पूछते हैं कि एक टीचर की यहां पर कैसी विशेषता होनी चाहिए, उसको किस रूप में वहां पर बच्चों के सामने आना चाहिए, नेता के रूप में, मूल्यांकक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, या ये सभी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है फैसिलिटेटर, यानी वो किस रूप में। एज पर द एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर, यानी सहायक करता, सुगम करता उसको होना चाहिए। तो यहां पर सी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। देखिए हमें ध्यान रखना है, यहां पर पूछा है बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित का अर्थ यह है कि बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति का और वहां अनेक चीजों को सीखने में सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, यह हमें ध्यान में रखना है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को पूर्ण रूप से आप फ्री छोड़ दे, जो मर्जी आए वो करें। हमें ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि जहां पर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसकी अभिव्यक्ति को आप स्वीकार करें, अभिव्यक्ति का मौका दें, सक्रिय पार्टिसिपेशन बच्चे। तो बी हमारा यहां पर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा, यानी गिविंग प्राइवेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो बी हमारा क्या बनने वाला है? राइट आंसर। यहां पर ये नहीं होगा चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी मींस आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, ये तो बिल्कुल नहीं है। यहां पर दो में ही आपको डाउट होना था कि लिफ्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली फ्री नहीं करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उसकी वहां अभिव्यक्ति को मौका मिले, ये यहां पर राइट आंसर बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। और वैसे भी हरियाणा में तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जो सबसे लंबी स्टेटमेंट वही राइट आंसर, लेकिन मैं इसका आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करिएगा, मैं इसका कोई ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण आपको नहीं दे रहा। आगे बात करते हैं हाउ मेनी फोकस ग्रुप वर फॉर्म इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी यहां पर आपको बताना है कि कितने केंद्रीय समूह, यहां पर हिंदी में कुछ त्रुटि हुई है, हमें ध्यान रखना है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में यहां पर कितने केंद्र समूह हमारे गठित हुए थे, यानी कितने जो है फोकस्ड ग्रुप हमारे डेवलप किए गए थे। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा, एनसीएफ की एक वीडियो है उसको देख लीजिए, 21 यहां पर हमारे केंद्रीय समूह बने थे, 21 जो है फोकस्ड ग्रुप थे। तो यहां पर राइट आंसर जो बनने वाला है 21 होगा। ये शायद केवीएस में एक क्वेश्चन दिया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है किसका? टीचर का। यहां पर काफी लंबा सेशन हमने लिया और इसमें हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे या इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन ये है आपके सामने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द क्लास, गाइड पीपल्स ग्रोथ
प्रोवाइड रिमीडियल हेल्प वेर एवर नीडेड एंड प्रोवाइड इफेक्टिव टीचिंग। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन A B C D आपके सामने हैं। आपको बताना है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी मेंटेन, जो हमारे कक्षा के वहाँ पर डिसिप्लिन है, अनुशासन है, या जो उसके कानून नियम व्यवस्था है उसको बनाए रखना, या दूसरी बात करता है बच्चों की ग्रोथ के बारे में, या वहाँ पर जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर सहायता देना, या वहाँ पर इफेक्टिव यानी प्रभावकारी जो है प्रदान करना। इन 4 ऑप्शन में से एक आपका राइट आंसर हो सकता है, वो आपको बताना है। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने में छोड़ के जा रहा हूँ, जिसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा।